हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया के तहत भारत के सभी गवर्नर जनरल एवं वायसराय को एवं उनके शासनकाल की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक गवर्नर जनरल या फिर वायसराय को उठाएंगे और उसके शासनकाल में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुए उन सबको पढ़ेंगे ईयर वाइज, ठीक है। और उस गवर्नर जनरल या वायसराय का शासनकाल कितने से कितने समय तक रहा था वो भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आपको इसकी टाइमलाइन याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है कि किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के बाद कौन सा दूसरा आ रहा है, और जितनी भी इसके अंतर्गत मेन घटनाएं हुई वो भी याद रखनी, क्योंकि आपके एग्जाम में चाहे आपका यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, आरओआरओ हो, बीपीएससी हो, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, या फिर जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, ठीक है, यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सब में अगर हिस्ट्री पूछी जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो गवर्नर जनरल और उसके कार्यकाल की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो सब बहुत ही प्राइम टॉपिक होती हैं, जहां से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको कराऊंगा स्पेक्ट्रम की बुक से। स्पेक्ट्रम की बुक में लास्ट में आपको पता है 15 चैप्टर दिए हुए हैं परिशिष्ट के, जिसके तहत जितना भी मॉडर्न इंडिया का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, फैक्ट बन सकते हैं, वो सारे चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। तो मैंने आपको अभी तक टोटल 14 चैप्टर करा दिए हैं, सारे चैप्टर एक एक करके करा दिए हैं। और ये हमारा जो है ये लास्ट चैप्टर है, इसमें हमने कंप्लीट गवर्नर जनरल और वायसराय को कराया है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखें, और अगर बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं फैक्ट वाले मॉडर्न इंडिया के, तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वो जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। और पहला गवर्नर जनरल आप सबको पता है हमारा कौन था, वो था वारेन हेस्टिंग्स। ये 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहा था। अब इसके शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, उन सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1773 में का रेगुलेटिंग एक्ट ही इसके तहत आया था, ठीक है। 1781 का अधिनियम आया था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया था, ठीक है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं आपको याद रखना है कि कौन से गवर्नर जनरल काल में कौन सी घटना हुई थी, यही एग्जाम में दे दिया जाता है। घटना दे दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि इस समय कौन गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो और अगला क्या था कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो चूंकि 73 से 85 तक यही रहा था, तो फिर जितनी भी ये सब घटनाएं थी वो यही इसी काल में हुई थी, ठीक है। फिर 1774 का रोहिल्ला युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों का, वो भी इसी के शासनकाल में हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि रोहिल्ला युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये भी बताते हुए चल रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट है 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 की सालबाई की संधि, ठीक है। इसमें आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। एक तो प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ था, क्योंकि अब आपके पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो, आरओआरओ हो, ठीक है, यूपी पीसीएस हो, इन सब एग्जाम में सीक्वेंस लगाने को दे देता है। घटनाएं लिख देता है 4-5, और उसको आपको लगाना होता है कि इसके बाद कौन सी घटनाएं आती, या फिर घटनाएं लिख देगा, उनके ईयर लिख देगा और आपको मिलान करने को देगा। और ऐसे क्वेश्चन अब अच्छे खासे आ रहे हैं, मतलब 30-40% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो इसमें आपका एक तो ये कंप्लीट हो रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में कौन सी घटना हुई, दूसरा ये भी कि कौन सी घटना कब हुई, ठीक है। तो 1775 से 82 तक प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध चला था, और 1782 की सालबाई की संधि हुई थी। और तो ये भी याद रखना है, और प्लस याद रखना है कि प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, तो आप लोग याद रखेंगे कि आपको इससे आपको ये अब अंदाजा होगा कि जो अगले फैक्ट में बताऊंगा उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें पर ध्यान देना, ठीक है। फिर है द्वितीय मैसूर युद्ध। तो प्रथम मराठा युद्ध और द्वितीय मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ये 1780 से 84 के बीच हुआ था, ठीक। अगला है बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध थे इनके, किसके, वारेन हेस्टिंग्स के। नंद कुमार को फांसी दे दी गई थी। अवध की बेगमों से ज्यादती की गई थी। इनके कारण हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया था। यानी इन्होंने अवध की जो बेगम थी उनके पर जो ज्यादती करी थी, इसके कारण जब ये इंग्लैंड लौटे थे तो इन पर महाभियोग चला था। हालांकि ये बात अलग है कि उस महाभियोग में इनको दोषी नहीं ठहराया था, इनको बरी कर दिया गया था, ठीक है। फिर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव पड़ी थी इन्हीं के शासनकाल में। और बंगाल के द्वैध शासन की समाप्ति, जो कि क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया था, उसकी समाप्ति भी वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक। और बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी, वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक। अगला है कलकत्ता में सदर दीवानी एवं एक सदर निजामत अदालत की स्थापना इसने करी थी। और कलकत्ता को बंगाल की राजधानी किसने घोषित किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि कलकत्ता को बंगाल की राजधानी किसने घोषित किया, वारेन हेस्टिंग्स ने। तो ये हमारा वारेन हेस्टिंग्स कंप्लीट हो गया। मात्र 5 मिनट लगे, लेकिन कितनी हमने इंपॉर्टेंट घटनाएं और उनके संबंधित कार्यकाल वो सब हमने देख लिया। अगला वायसराय है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक वायसराय रहा था। इसके काल की बड़ी घटनाएं क्या थी कि तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था, तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। आपको पता है तृतीय मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान लड़ा था, ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तृतीय
मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था और इसी ने श्रीरंगपट्टनम की संधि करी थी। फिर इसने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था कब? 1793 में। आपको ये जो अब डेट दी हुई है जरूर याद रखना है। आज से 2 साल पहले के जो एग्जाम होते थे उसमें डेट नहीं पूछी जाती थी, लेकिन अब पूछी जाने लगी, तो इसलिए आपको इन डेट्स को जरूर याद रखना है कि कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में हुआ था, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथकीकरण भी इसी ने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथकीकरण किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त बार बार पूछा जाता है, किसने किया था? कॉर्नवालिस ने 1793 में। ठीक। प्रशासन का यूरोपीकरण तथा सिविल सेवाएं कितने प्रारंभ की? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस के संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं और बार बार पूछी जाती हैं। ठीक। कंपनियों के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किसने लगाई थी? कॉर्नवालिस ने। और 1805 में गाजीपुर में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि किस गवर्नर जनरल की जो क्या बोलते हैं उसको कब्र है वो भारत में बनी हुई है, तो इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भारत में बनी हुई है। और कहाँ पे बनी हुई है? गाजीपुर में बनी हुई है। 1805 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कॉर्नवालिस के ये सारे फैक्ट आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को बार बार देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं आप, सिर्फ इतने एक एक लाइन पे एक एक क्वेश्चन बनेगा कि कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किसने लगाई थी? कॉर्नवालिस ने। भारत में किसकी कब्र है? तो कॉर्नवालिस की। कहाँ पे है? गाजीपुर में। मृत्यु कब हुई थी? 1805 में। ठीक है, तो ये कॉर्नवालिस हो गया इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर जॉन शोर को। यह 1793 से 1798 तक रहा था। इसमें 1793 का चार्टर अधिनियम आया था। निजाम एवं मराठों के बीच खरदा की लड़ाई हुई थी 1795 में। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि खरदा की लड़ाई किसके बीच हुई थी? निजाम और मराठों के बीच। कब हुई थी? 1795 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? जॉन शोर। अवध के उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप किया था इसने और इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया था। किसने? सर जॉन शोर ने। ठीक है, तो ये सर जॉन शोर के बारे में इतनी घटनाएं हैं। उसमें जो खरदा का युद्ध है वो वाली घटना इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली से भी बहुत सवाल बनते हैं और इसका आपको याद रखना 1758 से 98 से 1805 तक के गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, और इसने क्या किया था कि सहायक संधि की नीति प्रारंभ की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सहायक संधि किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, और ये कब प्रारंभ की थी? 1798 में। और सबसे पहले यह संधि स्वीकार करने वाला शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम थे। ये भी सवाल बनता है। ठीक है, चतुर्थ मैसूर युद्ध के समय जो कि 1799 में हुआ था, ठीक है, यही गवर्नर जनरल था। चतुर्थ मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, द्वितीय मराठा युद्ध जो कि 1803 से 5 होता है, यही गवर्नर जनरल था। तंजौर, ठीक है, तंजौर, सूरत और कर्नाटक का प्रशासन इसने अपने हाथों में लिया था। और बसीन की संधि जो कि मराठों के साथ करी थी अंग्रेजों ने 1802 में, वो भी लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट। जो गवर्नर जनरल या वायसराय इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है सर जॉर्ज बॉर्लो। तो ये सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807, ये मात्र 2 ही साल रहा था, तो इसमें घटनाएं भी कम हुई थी। ठीक है, रियासतों में हस्तक्षेप नीति का समर्थक ये था और बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। ठीक है, तो ये इसी के काल में हुआ था। तो इसकी जो मेन घटना थी वो ये थी कि रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किसने किया था? तो वो सर जॉर्ज बॉर्लो ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड मिंटो प्रथम। ये प्रथम इसलिए है क्योंकि दूसरे वाले जो थे वो 1909 में आएंगे, जो कि मॉर्ले मिंटो एक्ट जहाँ से आया था। ठीक है, तो ये 1807 से लेकर 1813 तक रहे थे और इनके समय में एक ही मुख्य घटना हुई थी, वो थी रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि। ठीक है, जो कि 1809 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि रणजीत सिंह, जो महाराजा रणजीत सिंह थे पंजाब के, उनके साथ लॉर्ड मिंटो की अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1813 से लेकर के 23 तक रहा था, टोटल 10 सालों तक रहा था और इसके शासनकाल में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी। जैसे कि नंबर 1, अंग्रेज और नेपाल का युद्ध हुआ था 1814 से 16 के बीच और इस युद्ध की समाप्ति जो है वो सगौली की संधि पे हुई थी और ये संधि बार बार पूछी जाती है। 1816 में हुई थी। उस समय की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी सुगैली या फिर सगौली की संधि। तृतीय मराठा युद्ध जो हुआ था, अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 से 19 तक चला था, ये भी इसके समय में हुआ था। मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय हो गया था और बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी 1818 में। पिंडारियों का दमन भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। सिंधिया के साथ भी संधि इसी के समय में हुई थी। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था 1820 ईस्वी में। ठीक है, ये अलग से भी पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन लागू किया था? तो टॉमस मुनरो इससे संबंधित था, लेकिन उस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड एमहर्स्ट। ये 1823 से 28 5 सालों तक रहा था। प्रथम बर्मा युद्ध इसके काल में हुआ था 1824 से 26 के दौरान और भरतपुर का अधिग्रहण 1826 में हुआ था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 35 तक रहा था। ये विलियम बेंटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बार बार क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सती प्रथा पर रोक लगी थी 1829 ईस्वी में। ठगी प्रथा का अंत हो गया था 1830 में। 1835 का चार्टर्ड अधिनियम आया था। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव आया था।
शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा भी इसी के समय में की गई थी। मैसूर 1831, दुर्ग 1834 और मध्य कछार ये भी 1834। इसका कंपनी में विलय हुआ था विलियम बेंटिक के समय में। और रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि किसने साइन करी थी? वो करी थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीली एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति कर दी गई थी और राजस्व आयुक्त की नियुक्ति हुई थी। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड मैटकॉफ, ये 1835 से 36 के दौरान रहा था। ये केवल 1 साल तक रहा था और इसमें क्या हुआ था कि 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ था, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियों को हटा लिया गया था। आपको पता है लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत समाचार पत्रों पर पाबंदियां लगा दी थी और इसको हटाया था चार्ल्स मैटकॉफ ने। इसीलिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। इसी कारण क्योंकि 1835 में एक एक्ट के द्वारा उसने समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को हटाया था। अगला है लॉर्ड ऑकलैंड, ये 36 से 42 तक रहा था। प्रथम अफगान युद्ध जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, ये भी इसी के समय में हुआ था। 1838 से 42 के दौरान चला था, इसमें अंग्रेज हार गए थे। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में भी इसी के शासनकाल में हुई थी। प्रथम अफगान वाला युद्ध जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना कि वो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुई थी। फिर है लॉर्ड एलनबरो, सिंध का विलय 1843 में इसी के शासनकाल में हुआ और ग्वालियर के साथ युद्ध 1843 में इसी के शासनकाल में हुआ। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एलनबरो, यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं नहीं बनते, ठीक। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग की अगर बात करें तो ये भी हार्डिंग प्रथम है, क्योंकि एक बार भी आगे चल करके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी आएगा। 1844 से 48 तक ये रहा था, ये केवल 4 साल। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 46 में इसी के शासनकाल में हुआ और लाहौर की संधि हार्डिंग ने साइन करी। सामाजिक सुधार जैसे कि बालिका हत्या और नरबली की प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? हार्डिंग ने। ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बालिका हत्या और नरबली की प्रथा पर रोक लगाने वाला जो शासक था वो लॉर्ड हार्डिंग ही था। अब है लॉर्ड डलहौजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत काम हुए थे और यहाँ से बार बार क्वेश्चन भी बनते हैं। डलहौजी रहा था 1848 से 56 तक। इसमें पहला क्या था कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848-49 तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय हो गया था। निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण हो गया था। विपगत के सिद्धांत को दिया था डलहौजी ने, आप सबको पता है, और इसका शुभारंभ किया था इसने। विपगत का सिद्धांत ऐसा होता था कि जो साम्राज्य होते थे, रियासतें होती थी, और अगर उनकी कोई संतान नहीं होती थी तो उनके साम्राज्य को वो अपने में मिला लेता था, ठीक है। इसी के तहत डलहौजी ने जो पहला साम्राज्य मिलाया वो था सतारा। कब मिलाया था? 1848 में। इनको आप डेट भी याद रखेंगे और ये सीक्वेंस भी याद रखेंगे। फिर जयपुर और संभलपुर को एक साथ 1849 में मिलाया गया। उदयपुर को 1852 में मिलाया गया और झांसी को 1853 में मिला लिया गया था रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के पश्चात। और फिर नागपुर, मतलब मृत्यु नहीं हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की, लेकिन उससे पहले उन्होंने झांसी के विलय की घोषणा कर दी थी और इसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई से 1857 में फिर युद्ध हुआ था, ठीक है। ये करेक्शन है थोड़ा सा। फिर नागपुर आया था, फिर अवध आया था 1856 में। अवध का विलय कंपनी में क्यों किया गया था? बार बार क्वेश्चन बनता है। वो कुशासन का आरोप लगाया गया था उस पर, ठीक है। अवध मतलब ये जो लखनऊ वाला पार्ट था, ये जो नवाब वाजिद अली शाह था, इनसे राज्य को छीना गया था, ठीक है। तो ये सब सीक्वेंस आप याद रखेंगे। सबसे पहले सतारा जरूर याद रखेंगे। फिर आता है वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच, जिसको कि भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 में आया था और स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना की गई थी। फिर रेलवे माइनूट स्मरण पत्र, इसको जारी किया गया था 1853 में। 53 में बम्बई एवं थाने के मध्य प्रथम रेल चलाई गई थी, ये भी पूछा जाता है। फिर दूसरे 1854 में दूसरी रेल चली थी कलकत्ता और रानीगंज के बीच, ठीक। फिर टेलीग्राफ एवं डाक सुधार हुए थे। 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, पेशावर को आपस में जोड़ा गया था तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ हुई। तो ओवरऑल ये रेल, डाक, टेलीग्राफ ये सब जो है किसने शुरू किया था? ये डलहौजी ने किया था, ठीक है। डलहौजी ने कोई भारतीयों की सेवा करने के लिए ऐसा नहीं किया था, बल्कि वो ब्रिटिश के सामान को भारत के दूरस्थ इलाकों में पहुंचने के लिए ऐसा किया था। फिर गंगा नहर को खोल दिया गया था 1854 में डलहौजी के शासनकाल में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गंगा नहर को किसके शासनकाल में खोला गया था? तो वो था डलहौजी। फिर प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी ने करी थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जो पारित हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ये भी डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। फिर पेशवा के पेंशन की समाप्ति कर दी गई थी। ये जो पेशवा होते थे मराठा वाले, इनको एक नियत पेंशन दी जाती थी, इसको डलहौजी ने समाप्त कर दिया था, ठीक। तो ये डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि डलहौजी से बार बार इसके सवाल पूछे जाते हैं। डलहौजी से रिलेटेड एक फैक्ट यहाँ पे रेडी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग 56 से 57 रहा था और ये क्वेश्चन ये बनता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो उस समय कैनिंग ही था। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इनमें 3 नए विश्वविद्यालय बने थे, ठीक है। 3 यूनिवर्सिटीज बनी थी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में, और 1857 का विद्रोह कैनिंग के समय हुआ था। अब यहाँ से इसी विद्रोह के समय के बाद महारानी की
महारानी जो ब्रिटेन की हैं उनकी घोषणा आती है और इसके तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और वायसराय का पद प्रारंभ किया जाता है। तो ये जो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, ये अंतिम गवर्नर जनरल भी था और प्रथम वायसराय भी था, ये आप याद रखेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग का फिर से शासनकाल शुरू होता है, अब वायसराय के रूप में शुरू होता है 1858 से 62 के बीच। इस बीच इसने क्या क्या काम किए? इसने 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति कर दी तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया था। ठीक है, तो जब ब्रिटिश ताज के हाथों में इंडिया का शासन आया था उस समय कैनिंग ही था। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ था 1859 में। ठीक है, नागरिक विधि संहिता 1859 में आई थी। भारतीय दंड संहिता जिसको कि आईपीसी कहते हैं 1860 में आई थी उसी के समय में। फौजदारी विधि संहिता 1861 में आई थी इसी के समय में। भारतीय शासन अधिनियम 1861 आया था और पुलिस विभाग का गठन 1861 आया था। आज भी भारत में जो पुलिस संबंधित कानून है लगभग 80 to 90% कानून यहीं से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं जो कि कैनिंग के शासनकाल में हुए थे। अब हम देखेंगे लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। तो ये एल्गिन वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ एक टॉपिक होते हैं इनके ज़रूरी होते हैं। एल्गिन प्रथम 1862-63 के दौरान रहा था। वहाबी आंदोलन इंग्लैंड में इसी के शासनकाल में हुआ था और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए चलाया गया अम्बेला अभियान था। ये भी एल्गिन के समय में हुआ था। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में हुआ था, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अम्बेला अभियान क्या था। अम्बेला जो था वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए चलाया गया अभियान था। ठीक, अगला है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 के बीच रहा था। भूटान के साथ युद्ध 1865 में इसके शासनकाल में हुआ था। प्लस कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। अब है नेक्स्ट लॉर्ड मेयो। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो ये लॉर्ड मेयो जो है ये रहा था 1869 से 72 के बीच। इसमें जो बड़ी घटनाएं हुई थी वो ये थी कि काठियावाड़ में राजकोट कालय तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। ये क्वेश्चन पूछा जाता कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने करी थी, तो लॉर्ड मेयो ने की थी। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन अगर ज़्यादा टफ बनाना हुआ तो ये पूछेंगे कि ये मेयो कॉलेज क्यों खोला गया था। ये भारतीय जो युवराज थे, रियासतों के जो राजा थे उनके पुत्र लोग होते थे, उनको शिक्षा देने के लिए खोला गया था। फिर भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना मेयो के समय हुई थी। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना इसके समय में हुई थी। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली का प्रारंभ हुआ था 1871 में। ठीक है, और 1871 में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी मेयो के समय में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम मतलब 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना किसके साथ कब हुई थी पहली बार, तो वो 1881 में हुई थी। ठीक, राज्यों में रेलवे का शुभारंभ हुआ था। जो डलहौजी ने रेलवे चलाई थी वो बड़े बड़े प्रांतों में चलाई थी, बम्बई, मद्रास वगैरह में। ठीक है, और भारत के अलग अलग राज्यों में रेलवे सर्वप्रथम मेयो के समय में चली थी। तो मेयो से संबंधित ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये 1872 से 76 के दौरान रहा था। प्रिंस ऑफ वेल्थ की भारत यात्रा 1875 में इसी समय हुई थी। बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा चला था और पंजाब में कूका आंदोलन इसी समय में हुआ था। ठीक है, तो पंजाब में कूका आंदोलन, कूका नहीं यहाँ पे कूका होगा, कूका आंदोलन पंजाब में आया था और एक आंदोलन चला था कुकी आंदोलन। तो कुकी आंदोलन मणिपुर में चला था, कूका पंजाब में और कुकी मणिपुर में। फिर नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड लिटन। ये इंपॉर्टेंट है, 1876 से 1880 के दौरान ये चला था। ठीक है, लॉर्ड लिटन। इसमें क्या हुआ था, 1876 से 78 में भयंकर दुर्भिक्षी जिससे मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुए थे। रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति 1878 में हुई थी। तो ओवरऑल इतना याद रखना है कि भयंकर जो दुर्भिक्षी आई थी बम्बई, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में, वो लिटन के समय में आई थी। और इसी दुर्भिक्षी मतलब अकाल को जांच करने के लिए जो आयोग बना था वो था स्ट्रैची आयोग। ठीक, ये बना था 1878 में। फिर राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 आया था जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक, फिर वर्नाकुलर प्लस एक्ट आया था 1878 में और इसके तहत आपको पता है जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है, जो लोकल भाषाएं थी, उसमें जो समाचार पत्र छपते थे उस पर रोक लग गई थी। फिर आर्म्स एक्ट 1878 में आया था। द्वितीय अफगान युद्ध भी इसी के समय में आया था। अभी हमने फर्स्ट अफगान वार पढ़ा था। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक तो कमेंट करके बताइए कि जो फर्स्ट अफगान युद्ध था, वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, कमेंट में जाइए, लिखिए कि वो किसके समय में हुआ था। फिर नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड रिपन। रिपन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपन को थोड़ा सा उदार माना जाता है लिटन की अपेक्षा। ये 1880 से 84 के बीच रहा था। अफगानिस्तान से संधि इसने कर ली थी 81 में। मैसूर के शासक को गद्दी वापस कर दी थी। श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया था 1881 में। ठीक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति कर दी थी 1882 में। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण कर दिया, कहते हैं वित्तीय विकेंद्रीकरण अब नियमित आधार पर होगा। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में पारित किया था। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1882 में की गई थी। तो ये विलियम जो हंटर आयोग बना था, शिक्षा आयोग, पहली बात तो याद रखना कि हंटर आयोग जो था वो एक शिक्षा आयोग था, 1882 में बना था और इस समय वाइसराय था लॉर्ड रिपन। और इल्बर्ट बिल विवाद 1883-84 में वो रिपन के ही समय में आया था, ये आपको याद रखना है। इल्बर्ट बिल विवाद बार बार पूछा जाता है, ये मतलब न्यायाधीश से रिलेटेड विवाद था। उसमें रिपन एक इल्बर्ट बिल लेकर के आया था। उसमें क्या हुआ था कि उसने
भारतीय जजेज को ये अधिकार दे दिया था कि वे अंग्रेजों का भी मुकदमा सुन सकेंगे। तो इसी के विरोध में अंग्रेज अधिकारियों ने रिपन के ही विरोध में एक आंदोलन चला दिया था। तो इसी को इल्बर्ट बिल विवाद कहते हैं और लास्ट में रिपन को ये बिल वापस लेना पड़ा था। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसकी ये कहानी थी। नेक्स्ट फिर आता है लॉर्ड डफरिन, 1884 से 88 के बीच रहा था। और इसके समय में जो बड़ी घटना हुई थी वो ये हुई थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1885 में, और तृतीय बर्मा युद्ध भी हुआ था 1885-86 में। फिर आता है लॉर्ड लैंसडाउन, ये 1888 से 94 के बीच रहा था। कारखाना अधिनियम दूसरा वाला आया था, पहला वाला 81 में, दूसरा वाला 91 में। सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण कर दिया गया था। भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम आ गया था 1892 वाला। और भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना 1893 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसलिए आज भी भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, जो पीओके और अफगानिस्तान के बीच की पड़ती है, उसको डूरंड लाइन बोलते हैं। फिर है लॉर्ड एल्गिन तृतीय, हमने एल्गिन प्रथम को भी ऊपर देखा था। ये 94 से 99 के बीच रहा था। त्रिचाल विद्रोह इसी के समय में हुआ था। त्रिचाल विद्रोह इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या था। पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या जो है एल्गिन के समय में की गई थी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 के बीच ये रहा था। इसमें बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी और एक एक घटना ये आपको याद करनी है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार देखना है। नंबर 1, पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि कर्जन ने एक पुलिस आयोग का गठन किया था, उसका अध्यक्ष कौन था, तो वो था एंड्रयू फ्रेजर। फिर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। नेक्स्ट है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई थी। कलकत्ता कारपोरेट एक्ट 1899 में आया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1905 में आया था। ये बार बार पूछा जाता है, जो आज भी जो भारत में स्मारक अधिनियम चल रहा है 1959 वाला, वो उसमें बहुत सारे प्रावधान ये 1904 वाले आज भी चल रहे हैं। ठीक है, ये कर्जन के समय में आया था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना। कृषि बैंक की स्थापना कर्जन ने करी थी। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी, जो कि आज भी है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। कर्जन किचनर विवाद हुआ था और तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1904 में भेजा था। ये भी बार बार पूछा जाता है कि तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1904 में किसने भेजा था, तो कर्जन ने भेजा था। कर्जन से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं ये सब की सब इंपॉर्टेंट है। फिर है लॉर्ड मिंटो तृतीय, जो 1905 से 1910 के बीच आया था। ठीक है, और बंग विरोधी आंदोलन इसने चलाया, स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कर दी गई। ये मिनटों के समय की घटनाएं थी, आप सबको ये पता होंगी। फिर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, हमने प्रथम को देख लिया, ये 1910 से 16 के बीच रहा था। ठीक है, इसमें क्या बड़ी घटनाएं हुई थी कि 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों की तरह ही। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था 1911 में। ठीक है, और इसी समय जो था वो जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा हुई थी और इसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। और इसी दिल्ली दरबार में जो बंगाल विभाजन किया था कर्जन ने, उसको रद्द कर दिया गया था। और इसके अलावा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हो गई थी, मदन मोहन मालवीय ने कर दी थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय वायसराय था। फिर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, 1916 से 21 के दरमियान रहा था। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसी के दौरान कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 वाला। ठीक है, जिसमें नरम दल गरम दल मिल गए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गई थी। फिर है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ गया था 1916 में। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हो जाती है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हो जाता है। अहमदाबाद में सत्याग्रह जो मिल आंदोलन था वो भी 1918 में हो जाता है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि गांधी जी के जो ये 3 लगातार आंदोलन हुए थे उसमें सबसे पहले साबरमती आता है। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद वाला, उसके बाद जो है वो अहमदाबाद मिल आंदोलन आता है और उसके बाद खेड़ा आता है। दोनों चूंकि 18 में हुए थे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले मार्च में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह करते हैं, उसके बाद सितंबर में वो खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, फिर है मॉन्टेग्यू की घोषणाएं आई थी 1917 में। ठीक, और भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था। ठीक, 1919 का एक्ट जिसको कि रोलेट एक्ट कहा गया था, रोलेट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के समय में हुआ था। कौन था? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, सॉरी मॉन्टेग्यू नहीं, चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू जो था वो भारत सचिव था और जो चेम्सफोर्ड था वो भारत में वायसराय था। ठीक, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन हुआ था। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैडलर कमीशन आया था 1917 में। ये सब आपको याद रखना कि आपसे एग्जाम में दे देगा कि हंटर आयोग, ठीक है, सैडलर आयोग, या आगे चल करके आएगा आज़ादी के बाद कोठारी आयोग। ये सब किससे रिलेटेड है? तो ये सब शिक्षा से रिलेटेड ठीक आयोग थे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्ति होती। गवर्नर बनने वाले वो पहले भारतीय थे। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो एसपी सिन्हा थे। और ये गवर्नर कहाँ के बनते हैं? बिहार के। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड रीडिंग। ये 1921 से लेकर के 26 तक रहते हैं। इसके शासनकाल में बहुत सी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, जैसे चौरा चौरी कांड होता है 5 फरवरी 1922 को, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फिर केरल में मोपला विद्रोह होता है 1921 में।
1910 के प्रेस एक्ट 1910-19 के रॉलेट एक्ट की वापसी हो जाती है। फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर उत्पाद शुल्क की समाप्ति हो जाती है। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे होते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में होती है। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो जाती है 1926 में, ठीक है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 से आईसीएस की परीक्षा क्रमशः दिल्ली और लंदन करोल में कराने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। 1923 में ऐसा निर्णय लिया जाता है कि स्वराज पार्टी की गठन होगा और प्लस जो आईसीएस की परीक्षा थी उस समय सिविल सर्विसेज की, वो लंदन में भी होगी और दिल्ली में भी होगी, ये आपको याद रखना है। फिर अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट आता है इसी के शासनकाल में, और फिर दिल्ली एवं नागपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट लॉर्ड इरविन, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन की यात्रा 1928 में जो भारत में हुई थी, इसका गठन हुआ था अक्टूबर 1927 में, लेकिन भारत ही आता है 1928 में, और भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध हुआ था। ये 1931 तक वायसराय रहा था। कौन? लॉर्ड इरविन। इसके शासनकाल की जो अन्य घटनाएं थी वो क्या थी कि भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण है तो लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में आया। इसकी रिपोर्ट के नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये नेहरू रिपोर्ट पूछा जाता है किसकी अध्यक्षता में बनी थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई थी। फिर देशी रियासतों के संबंध में बटलर समिति की नियुक्ति हुई थी 1927 में। आपसे पूछा जाता है कि बटलर समिति का संबंध किससे है, तो वो देशी रियासतों से संबंधित थी। फिर लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट होता है 1929 में। लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु हो जाती है 1929 में। फिर दिल्ली में ट्रेन में बम विस्फोट की घटना होती है 1929 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी मार्च 1930 में निकाला जाता है। फिर लॉर्ड इरविन के द्वारा दीपावली घोषणा 1929 की जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दीपावली घोषणा किसने करी थी, तो लॉर्ड इरविन ने करी थी 1929 में। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1929 में होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट लॉर्ड विलिंगटन, ये 1931 से 36 तक रहते हैं। लॉर्ड विलिंगटन, इनके दौरान तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 31 में। सम्मेलन असफल रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया 1933 में। इसमें गांधी जी शामिल होते हैं कांग्रेस की तरफ से। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 में आता है, ठीक है, और इसके विरुद्ध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया होती है। यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन किया जाता है और उसी के दौरान पूना समझौता होता है गांधी और अंबेडकर के बीच, जिसके पश्चात गांधी अपना अनशन तोड़ते हैं। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में। भारत सरकार अधिनियम भी 1935 में आ जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होती है और ये करते हैं स्वामी सहजानंद। जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में की जाती है। आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने करी थी, तो वो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव मिल करके करते हैं। कब करते हैं? 1934 में। फिर बर्मा को भारत से पृथक कर दिया जाता है 1935 में, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है लॉर्ड लिनलिथिगो। लॉर्ड लिनलिथिगो जो है वो 36 से 44 तक भारत का वायसराय रहता है। इसके शासनकाल में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, जैसे कि देखते हैं। प्रथम आम चुनाव होते हैं 1936 से 37 में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया जाता है इन आम चुनावों में, ठीक है। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण ही कांग्रेस की सरकार जो है वो त्यागपत्र दे देती है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रिटेन ने बिना भारत के लोगों से, भारत की सरकार से, जो भारत के नेता थे इनसे पूछे भारत को ब्रिटेन की तरफ से उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है उसके विरोध में 1939 में। कांग्रेस के 91वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन होता है 1938 में, ठीक है। और यहीं पे फिर त्रिपुरी संकट आता है, वो आप सबको पता होगा, जब गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया होते हैं और वो हार जाते हैं। इसको गांधी अपनी नैतिक हार बताते हैं, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो खैर नेक्स्ट देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से त्यागपत्र हो जाता है 1939 में और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना 1939 में वो करते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की जाती है। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया जाता है 1940 में। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार कर दिया गया था, ये आपको याद रखना। शिमला में जो शिमला वाला नहीं, ये अगस्त प्रस्ताव जो लाते हैं 1940 में, इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्वीकार करती है। फिर विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं 1940 में। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन हो जाता है 1941 में और आजाद फौज की स्थापना हो जाती है सिंगापुर में। फिर क्रिप्स मिशन का भारत आगमन होता है। मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो गया और पारित हुआ। इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया और सभी कांग्रेसी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, ठीक है। मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में 1944 में अंग्रेजों को बांटो और वापस जाओ का नारा दिया था, ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेजों को बांटो और वापस जाओ का नारा किसने दिया था, तो मुस्लिम लीग ने। फिर अगला आता है लॉर्ड वेवेल। वेवेल रहते हैं 1944 से 47 तक, ठीक है। ये सी राजगोपालाचारी ने सीआर फार्मूला प्रस्तुत किया 1944 में। गांधी जी एवं मोहम्मद अली जिन्ना की वार्ता असफल रहती है 1944 में। वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन 42 में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है 45 में। कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में। कांग्रेस ने मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, ये याद रखना आपको। कांग्रेस कैबिनेट मिशन की प्रस्ताव को स्वीकार करता है लेकिन क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करता है, ठीक है।
अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करता है। वेबल योजना असफल रहती है। कांग्रेस केवल और केवल कैबिनेट मिशन को स्वीकार करती है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को। डेट डायरेक्ट पूछी जाएगी। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना कर ली गई सितंबर 1946 में, ठीक है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा कर दी 20 फरवरी 1947 को। फिर बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 से 48 तक ये रहते हैं। 3 जून की घोषणा आती। 3 जून की घोषणा को माउंटबेटन घोषणा कहते हैं, माउंटबेटन योजना कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया और पारित किया गया। पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेडिक्लिफ आयोग का गठन किया गया। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन कर दिया गया। पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना भी हो जाती है माउंटबेटन के समय में। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट शुरुआत से लेकर के जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे वहाँ से जो हेस्टिंग थे वहाँ से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक, भारत की आज़ादी तक के समस्त वाइसराय और गवर्नर जनरल को पढ़ लिया है। ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट एक तरह से पूरा मॉडर्न इंडिया रिवाइज हो जाए। जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, कब हुई, तो उनका सीक्वेंस भी आप याद रख सकते हैं। अब आने वाले जो पीसीएस का एग्जाम होगा या आरओ उन सब में सीक्वेंस पूछे जा रहे हैं, कौन सी घटना के बाद कौन सी घटना है। ऐसे कम से कम 10-20 सवाल आ रहे हैं। और जो मिलान करने वाले सन ईयर दे रहा है वो भी यहीं से कवर हो जाएगा। तो अगर इस एक वीडियो से आपको कम से कम 10 सवाल आपके एग्जाम में मिलेंगे, चाहे पीसीएस हो, आरओ हो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, और बहुत सारे मैंने बाकी चीज़ें भी कराई, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।